हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मसल्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज 1 आवर के अंदर हम बोन वाला पार्ट भी आपके ब्रेन में एकदम सेट कर देंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो वेटेज मैंने बता दिया था। इस चैप्टर का वेटेज, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो वेटेज है वो 3 क्वेश्चंस का वेटेज है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज बोन वाले पार्ट को यही क्लास में 1 आवर में एकदम ब्रेन में सेट करेंगे, याद ही कर लेंगे। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। लिख दिया है ना? तो स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं हमारी बॉडी में। तो 2 4 5 चीजें आपको याद रखना है। जो अभी मैं एक फ्लो डायग्राम बनाऊंगा, उस फ्लो डायग्राम के अंदर लगभग पूरा चैप्टर ही इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो यही याद हो जाए, फिर मैं एनसीईआरटी के इस पैरा को लेता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन इन अवर बॉडी कितने होते हैं स्केलेटल सिस्टम के अंदर? 206, 206 हड्डियां होती हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ये ध्यान रखना, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर ये 300 प्लस नंबर होता है। ठीक है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बोन फ्यूज होते जाते हैं और नंबर ऑफ बोन रिड्यूस होते जाते हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो एक एडल्ट के अंदर, एडल्ट ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं? 206, 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इस पूरे स्केलेटल सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। समझने की कोशिश कर रहा, कोशिश ऐसी करता हूं। ठीक है, कोई नहीं, अब स्केलेटन मंगा लूंगा मैं। ठीक है, अभी ऐसे समझो, समझो मैं ही स्केलेटन हूं। ठीक है, हमारी बॉडी का जो बीच वाला पार्ट है, हमारी बॉडी का जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको तो बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, और ये गिडिल है, अपर गिडिल और लोअर गिडिल। ठीक है, अपर गिडिल और लोअर गिडिल। ठीक है, इन गिडिल में लिम्स जुड़े हुए हैं। तो गिडिल और लिम्स को मिला दिया जाए, गिडिल और लिम्स को मिला दिया जाए, ठीक है, तो उसको अपेंडिकुलर बोलते हैं। तो दीज आर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें अपर लिम्स भी आ गए, लोअर लिम्स भी आ गए। ठीक है, और सेंटर वाले पार्ट को हम बोलेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं? तो आपको याद रखना होगा, इस पूरे सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहां बोलोगे इसको हमने डिवाइड किया एक्सियल स्केलेटल के अंदर और अपेंडिकुलर के अंदर, और सेकंड अपेंडिकुलर। क्लियर है बिल्कुल? अगर मैं एक्सियल की बात करता हूं तो नंबर ऑफ बोन इन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, तो याद रखना होगा आपको, यहां होते हैं 80 बोन। कितने होंगे बेटा? 80 बोन। तो पहले तो हम नंबर याद करने वाले हैं पहले राउंड के अंदर। अपेंडिकुलर में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होंगे? 126। टोटल नंबर ऑफ बोन 126। तो ध्यान रखना है, 206 हड्डियों को, 206 बोन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। सेंटर वाला पार्ट एक्सियल, और ये समझ में आ गया, इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर विद अपर एंड लोअर गिडिल, अपेंडिकुलर विद अपर एंड लोअर गिडिल। ठीक है, तो इसको हम टर्म यूज करेंगे बेटा। समझ में आया? अपेंडिकुलर स्केलेटन, बिल्कुल सही। 126 बोन, तो टोटल समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अपेंडिकुलर की बात करता हूं तो अपेंडिकुलर में क्या क्या आ गया? अपेंडिकुलर में लिम्स, सॉरी, अपेंडिकुलर में गिडिल भी आ गए और लिम्स भी आ गए। ठीक है, तो अपेंडिकुलर को हमने डिवाइड किया लिम्स और गिडिल के अंदर। किसमें डिवाइड किया? गिडिल बोन और लिम्स बोन। समझना, गिडिल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं? गिडिल में टोटल नंबर ऑफ बोन 6 होंगे। टोटल नंबर ऑफ बोन यहां पर कितने होंगे? 6। समझाता हूं अभी मैं, टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होंगे? 6। जबकि लिम्स में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होंगे? 120 बोन होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बोन समझना सबसे पहले पहले राउंड के अंदर किसमें कितने बोन है। ठीक है, अब गिडिल भी 2 टाइप के होते हैं, अपर गिडिल और लोअर गिडिल। भाई अपर गिडिल को आप बोलोगे पैक्टोरल गिडिल, लोअर गिडिल को आप बोलोगे पैल्विक गिडिल। तो इसको हमने फर्दर फिर डिवाइड कर दिया है पैल्विक एंड पैक्टोरल के अंदर, पैल्विक एंड पैक्टोरल के अंदर। अगर पैल्विक गिडिल की बात करते हैं, किसकी? पैल्विक गिडिल की बात करते हैं, तो पैल्विक गिडिल में टोटल नंबर ऑफ बोन 4 होंगे। पैल्विक में टोटल नंबर ऑफ बोन 4 होंगे, और पैक्टोरल में टोटल नंबर ऑफ बोन 2 होंगे बेटा, 2। टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हो गए? 6 नहीं हो गए? 6 हो गए ना। तो सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ बोन आपको याद करा रहा हूं। ठीक है, और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आएगा? एक्सियल का मतलब सेंटर वाला पार्ट, इसमें हेड वाला रीजन आ जाएगा, इसमें आपके वर्टिकल कॉलम आ जाएंगे, इसमें स्टर्नम और रिब्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम आगे फर्दर डिवाइड करने वाले हैं।
ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हम हेड वाला रीजन पढ़ेंगे, हम वर्टिब्रल कॉलम पढ़ने वाले हैं यहां पर। वर्टिब्रल कॉलम के अलावा यहां हम रिब्स और स्टर्नम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को। ठीक है, 80 बोन है तो 80 बोन को, अच्छा पहले मैं लिख दूं जरा नाम। हेड वाला रीजन हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गए, और वर्टिब्रल कॉलम हो गए, और क्या आ गया वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। तीनों पार्ट आ गए आपके। ठीक है, तो यहां पर वर्टिब्रल कॉलम हो गए, अच्छा वर्टिब्रल कॉलम्स हो गए, रिब्स और स्टर्नम हो गए। अगर टोटल नंबर ऑफ बोन की बात करते हैं, समझना मेरी बात, तो हेड वाले रीजन में, हेड वाले रीजन में 22 प्लस मेलस इनका स्टैपीज पेयर में 6, और एक हाइयोड बोन 22, एक 29 बोन होंगे टोटल। ठीक है, ऐसे याद रखो। देखो ये पूरा हेड वाला रीजन है, ये पूरा ही हेड वाला रीजन है। ठीक है, हेड वाले रीजन में एक तो स्कल आती है, हेड वाले रीजन में एक तो स्कल आती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने बड़े स्मार्टली 2 लाइनें बोली हैं कि नंबर ऑफ बोन इन स्कल 22 बोन होते हैं। स्कल में कितने होते हैं? 22 बोन होते हैं। ठीक है, और हाइयोड बोन होती है एक नीचे, यू शेप हाइयोड बोन। ठीक है, फिर एनसीईआरटी ने लिखा है हाइयोड बोन ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल। ठीक है, तो टोटल 23 बोन हो जाते हैं स्कल वाले रीजन के अंदर। आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, स्कल वाले रीजन की बात कर रहा हूं जिसके अंदर क्रेनियल, फेशियल और हाइयोड तीनों आ गए। इसके अलावा हेड वाले रीजन में हमारे ईयर के अंदर भी 3 बोन होते हैं, मेलस, इनकस, स्टैपीज। तो टोटल बोन 23 प्लस 6 कितने हो गए? 29। तो हेड वाले रीजन के अंदर हम टोटल 29 बोन पढ़ने वाले हैं। हेड वाले रीजन में टोटल बोन कितने पढ़ने वाले हैं? 29। वर्टिकल कॉलम आप जानते हो 7, टोटल में 26 होते हैं, इसको मैं डिवाइड करूंगा अभी आगे। वर्टिकल कॉलम में 26 होते हैं। रिप्स आप जानते हो कितने होते हैं? रिप्स 12 पेयर, मतलब 24 प्लस स्टर्नम 1, 25 बोन आपके ये आ गए। तो 25 प्लस 26 प्लस 29 काउंट करो, 80 बैठेगा। ठीक है, 25, 26, 29 टोटल 80 बैठेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बोन आपको पहले राउंड में याद रखने हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो कैसे? भाई हेड वाले रीजन की अगर मैं बात करूं, समझने की कोशिश करना, तो तो हेड वाले रीजन के अंदर क्या क्या आएगा? तो हेड वाले रीजन में हम यहां नंबर 1 तो बात करने वाले हैं स्कल। ठीक है, और नंबर 2 स्कल आ गया। स्कल के अलावा आप बात करोगे ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल्स। अगर मैं स्कल की बात करता हूं, ठीक है, तो स्कल में नंबर ऑफ बोन कितने आएंगे समझना। स्कल में एनसीईआरटी ने कैसे दे रखा है? स्कल में एनसीईआरटी ने किस किस को इंक्लूड कर रखा है ये समझो। स्कल में क्रेनियम को इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, और स्कल के अंदर एनसीईआरटी ने, अच्छा मैं ऐसे लिख दूं, क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको मजा आएगी। स्कल में 22+1, ईयर ऑसिकल 3+3। नंबर ऑफ बोन तो याद करना है आपको, एक राउंड हो गया। और इसमें भी अगर पूछेगा कि स्कल में कौन कौन से बोन इंक्लूड होते हैं जो आप पढ़ने वाले हो, तो स्कल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्रेनियम, स्कल में आपको पढ़ाने वाले हैं फेशियल, और स्कल में एक आ जाएगी हायोड बोन। ठीक है, और ईयर ऑसिकल तो आप समझ ही गए, ईयर ऑसिकल में 3 आ जाएंगे, मिस, एम आई एस, मेलस, इनकस, टैपीज। ये 3 बोन हम आपको ईयर ऑसिकल में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है वर्टिकल कॉलम में आप क्या पढ़ने वाले हो। वर्टिकल कॉलम में 26 बोन है, टोटल नंबर ऑफ बोन इन वर्टिकल कॉलम आप बोलोगे 26। तो 26 को ऐसे याद रखो, सर्वाइकल C7, 7 सर्वाइकल होते हैं, थोरेसिक T12, लंबर L5,
लंबर क्या, थोरेसिक लंबर, सैक्रम S4। तो C7 सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सैक्रम सैक्रम 5 की फ्यूज होने से बनती है, जबकि लास्ट में कॉकैक्स आती है जो 4 के फ्यूज होने से बनती है। तो टोटल काउंट करो, टोटल काउंट करो, आपके 26 बोन होने चाहिए। ऐसे याद रखना, ये 5 फ्यूज होकर के एक ही रह जाएगी, ये 4 के फ्यूज होने से एक ही रह जाएगी, ठीक है। तो 7 12 5 1 1 ऐसे याद रखो, ठीक है। 7 12 5 1 1 ऐसे याद रखो, ठीक है। ऐसे आप याद रखो तो आपको याद रहेगा। 7 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं, सैक्रम एक होती है, एक होती है जो 5 के फ्यूज होने से बनती है, कॉकैक्स एक होती है जो 4 के फ्यूज होने से बनती है, ठीक है। तो ये वर्टिकल कॉलम हो गए। रिप्स और स्टर्नम, ये तो आप समझ रहे हो, रिप्स पेयर में होते हैं 24 पेयर, स्टर्नम एक होता है, इसको हम आगे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब पैल्विक गिडल की बात करते हैं, तो पैल्विक गिडल के अंदर 4 बोन होती हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं। तो 2 पेयर में लिख देता हूं, 2 पेयर, 2 पेयर्स। ऐसे पेक्टोरल गिडल में 1 पेयर, 1 पेयर। अब लिम्स बोन आते हैं, तो लिम्स तो अपर लिम्स और लोअर लिम्स, तो कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखो, ठीक है। 30 इंटू 4 इजिकल टू 120, ऐसे याद रखो भाई। अपर इस वाले लिम्स में 30, इस वाले लिम्स में 30, ठीक है, फिर नीचे वाले में 30, इधर वाले में 30, टोटल कितने हो गए, 120 नहीं हो गए, ठीक है। तो लिम्स बोन 120 होते हैं, 30 30 30 30 30 इंटू 4 120। तो एक राउंड में तो समझ में आया होगा आपको क्या, कि भाई नंबर ऑफ बोन आपको याद रखने हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, हमारा पूरी स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियां होती हैं, सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, 80 बोन। गिडल विद अपेंडिकुलर, मतलब गिडल विद लिम्स मिला के क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर में कितने बोन्स हो गए, 126, कितने हो गए, 126, क्लियर है बिल्कुल। 80 और 126, 126, क्लियर है। अब मैं अगर एक्सियल की बात करता हूं तो उसमें पूरा हेड रीजन आ जाता है, पूरा हेड रीजन, वर्टिकल कॉलम्स आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। स्टर्नम एक आ जाता है, और 12 और 12 24 रिप्स आ जाते हैं, बस इतना ही आएगा आपका इसमें एक्सियल में। अपेंडिकुलर में अपर गिडल में 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, ठीक है भाई। शोल्डर को बनाने के लिए समझना मेरी बात, आगे से तो जाती है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, समझना। और पीछे से, सॉरी, आगे से स्कैपुला जाएगी, पीछे से एक्रोमियन प्रोसेस जाएगा, शोल्डर का फॉर्मेशन करेगा, समझना मेरी बात। ऐसे ही शोल्डर का फॉर्मेशन भी इधर से, आगे से एक बोन जाएगी, पीछे से एक बोन आएगी, मिलकर के शोल्डर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ बोन यहां पर एक क्लैविकल हो गई, एक स्कैपुला हो गई, क्लैविकल हो गई, एक स्कैपुला हो गई। तो टोटल 4 बोन होते हैं अपर गिडल में। लोअर गिडल की बात करते हैं, कूल्हे की हड्डी से कहते हैं, ठीक है, लोअर गिडल, ठीक है, पैल्विक गिडल। तो हाफ इधर होता है, हाफ इधर होता है, और दोनों हाफ के मिलने से पूरा गिडल बनता है। हाफ को कॉक्सल बोलते हैं, दोनों के मिलने से, आप समझ रहे हो, फुल गिडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन यहां कितने हो गए गिडल के अंदर, 1 पेयर यानी 2, यहां 2 पेयर यानी 4, टोटल 6 बोन। लिम्स समझ में आ गया आपको, यहां तक तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट है, ठीक है। अब हेड वाला रीजन आपको ध्यान रखना है, हेड वाले रीजन में 29 बोन होते हैं, जिसमें स्कल में एनसीईआरटी लिखती है 22 बोन होते हैं भाई। ब्रेन बॉक्स क्रेनियम 8 बोन होते हैं, समझ रहे हो। 14 बोन आपके फेशियल में होते हैं, टोटल कितने हो गए 22। फिर एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है हायोड बोन, नीचे एक यू शेप हायोड बोन होती है, हायोड बोन ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल। तो टोटल 23 नहीं हो गए स्कल के अंदर। तो हेड वाले रीजन में तो स्कल आ गया, तो स्कल में टोटल कितने हो गए 23 बोन हो गए, जिसमें क्रेनियम आ जाएगा, जिसके अंदर फेशियल आ जाएगा, जिसमें हायोड बोन आ जाएगी, ठीक है। क्रेनियम फेशियल को मैं अलग से समझाने वाला हूं, हायोड बोन एक होती है। टोटल बोन कितने आ गए यहां पर इंक्लूडिंग हायोड, 23 आ गए, क्लियर है। ईयर ऑसिकल्स की बात करता हूं, 3 ईयर ऑसिकल इधर होते हैं और 3 ईयर ऑसिकल इधर होते हैं, टोटल ईयर ऑसिकल 6 होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। तो मैलस इनकस स्टैपीज, 3 ईयर ऑसिकल याद रखने हैं, मैलस इनकस स्टैपीज, क्लियर है बिल्कुल। तो ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अगर मैं बात करता हूं वर्टिकल कॉलम, तो ये 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं, और सैक्रम की अगर बात की जाए तो सैक्रम 5 के फ्यूज होने से एक बोन बनती है, कॉकैक्स या कॉक्सीजियल, ठीक है। ये 4 के फ्यूज होने से एक बनती है, इसको टेल बोन बोलते हैं। तो टोटल समझ में आ गया 26 बोन होते हैं, ठीक है। 7 12 5 1 1
क्लियर है बिल्कुल। और रिब्स और स्टर्नम तो आपको क्लियर है, तो नंबर ऑफ बोन आपको याद हो गया होगा ऐसा मैं मानता हूं। पहला राउंड हमारा कंप्लीट। अब सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड राउंड के अंदर हम बात करेंगे, एक एक को उठाएंगे, पहले एक्सियल उठाते हैं फिर अपेंडिकुलर उठाते हैं, एनसीईआरटी पूरी कवर कर देंगे, ठीक है। अगर मैं एक्सियल में स्कल की बात करता हूं, स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं 22। टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होंगे 22, ठीक है। 22 प्लस 1, 22 प्लस 1, जो 1 है ना वो हाइयोड है, तो टोटल कितने हो गए 23, ठीक है। हाइयोड बोन यू शेप होती है हाइयोड बोन। तो क्रेनियम में कौन कौन से आएंगे, अब क्रेनियम देख लो, क्रेनियम में कौन कौन से आएंगे और क्वेश्चन कैसे क्रेनियम के अंदर बनता है ये समझो। फ्रंट पे लगी हुई है क्रेनियम के अंदर फ्रंटल, एक बोन होती है फ्रंटल, दो बोन होती है पैराइटल, समझना पैराइटल साइड में दो बोन, और यहां पर दो होती है टेम्पोरल, और पीछे एक होती है ऑसिपिटल। फिर से समझो मेरी बात, एक फ्रंटल, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल, पीछे एक ऑसिपिटल। फ्रंटल एक, ऑसिपिटल एक, पैराइटल टेम्पोरल वन पेयर, और इन सबको नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड कराती है इस फिनोइड, और आगे से हमारी नोज के अंदर जो आ रही है वो है एथमोइड। तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हो गए यहां पर 8 बोन हो गए। टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हो गए यहां पर 8। फ्रंटल एक होती है, पैराइटल दो होती हैं, टेम्पोरल दो होती हैं, ऑसिपिटल एक होती है, इस फिनोइड एक होती है, एथमोइड एक होती है। अब क्वेश्चन आएगा पेयर्ड कौन कौन सी होती हैं, पेयर्ड बोन। तो पेयर्ड में दो पूछेगा, पैराइटल टेम्पोरल ये पेयर्ड होती हैं, ऑल आर अनपेयर्ड बोन। क्लियर है, फिर से बोल रहा हूं, फ्रंटल एक, पैराइटल दो, टेम्पोरल दो, ऑसिपिटल एक, सबको सपोर्ट दे रही है इस फिनोइड, और आगे आगे नोज में आंखों में से देखोगे दिखेगी एथमोइड। तो ये पूरे क्रेनियम के बोन हो गए। तो क्रेनियम में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं, क्रेनियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन 8 होते हैं। क्रेनियम में टोटल नंबर ऑफ बोन 8 होते हैं। डायग्राम के अंदर हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर, देखो इन्होंने एक फ्रंटल दिखा रखी है, एक है, पैराइटल दिखा रखी है, एक इधर है तो एक उधर भी होगी, पेयर में होती है। टेम्पोरल एक इधर है तो एक साइड भी होगी, पेयर में होती है। ऑसिपिटल एक होती है, ठीक है, और इन सबको नीचे से सपोर्ट दे रही है इस फिनोइड, और आंखों में आंखें डाल करके देखोगे तो अंदर आपको दिखेगी एथमोइड, ये भी एक ही एक होती है, ठीक है। समझ में आया ना, तो ये पेयर में है, ये सारी अनपेयर है। तो इससे पूरा आपका, ठीक है, ब्रेन का एक बॉक्स बनता है, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। तो क्रेनियम वाली बात क्लियर हो गई, कोई डाउट? अच्छा हाइयोड और इसमें इंक्लूड कर दो चाहो तो, 23 लिखा हुआ है ना, तो एक हाइयोड और इसमें इंक्लूड कर दो। हाइयोड ऑल्सो इंक्लूड, हाइयोड ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, इन स्कल। तो क्रेनियम हमारा क्लियर है। फेशियल हमारा फेस के अंदर कितने होते हैं, फेस में, अब फेस में आ जाओ, ठीक है, फेस की बात कर लेता हूं मैं, ऐसे याद रखो, ठीक है, ऐसे याद रखो। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये लैक्राइमल ग्लैंड होती है, इनको टीयर्स ग्लैंड बोलते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड। तो लैक्राइमल ग्लैंड वन, भाई यहाँ ग्लैंड वन पेयर होते हैं, तो बोन भी एक बोन इधर होगी एक बोन इधर होगी, ठीक है। तो लैक्राइमल, फिर जब हंसते हैं ना तो ये वाला पार्ट बाहर निकल आता है, हंसते हैं तो ये वाला पार्ट बाहर निकल आता है, आप समझ रहे, ये वाला पार्ट बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं जायगोमैटिक, ठीक है। तो ये भी वन पेयर हो गए, लैक्राइमल, जायगोमैटिक। अब देखो नोज पर जाओ, नोज पर नेजल, यहां पर कौन सा पार्ट आ जाएगा, नेजल। जो नेजल वाला पार्ट की हम बात करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, नेजल। तो नेजल कैसी होती है, अगेन वन पेयर होती है। फिर से बोल लो, समझा रहा हूं, ये क्या है, लैक्राइमल, जायगोमैटिक, नेजल, कौन सी है, नेजल। और नीचे अगर देखोगे तो इंफीरियर कॉनके देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, नीचे इंफीरियर कॉनके, नोज में अंदर ही होते हैं छोटे छोटे इंफीरियर कॉनके, पेयर में होते हैं। और इसको अगर हटा दो ना, पूरा हटा दो, तो आपको नीचे एक फ्लैट बोन मिलेगी, नीचे एक फ्लैट बोन नीचे लगी हुई है बिल्कुल, इसको बूमर बोलते हैं। एक होती है सिंगल, होती है बूमर, ठीक है। एक च्युइंगम खाई होगी आपने, बूम बूम बूमर, इससे याद रखोगे। तो नोज में 3 बोन हो गए, ऊपर जो दिख रहे हैं ना ये वाले, ये तो नेजल हो गए, ठीक है, ये तो नेजल हो गए। अंदर देखोगे तो अंदर ऐसे इंफीरियर कॉनके होते हैं, इनसाइड इंफीरियर कॉनके होते हैं, ठीक है। और इस सबको अगर हटा दो ना तो नीचे एक फ्लैट बोन होती है, ट्रायंगुलर शेप, बूमर, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, ये अपर जॉ हो गया, मैक्सिला,
लोअर जॉ, मैंडिबल, अंदर तालू होता है, अंदर तालू, ठीक है, हाँ अंदर तालू, इसको बोलते हैं पैलेटाइन, ये भी पेयर में होते हैं। तो सिंगल बोन ध्यान रखनी है, लोअर जॉ सिंगल बोन है, और अंदर जो प्लेट है ट्रेंगुलर वो बूमर है, वो भी सिंगल है। तो क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। अच्छा हाईवुड ज्यादा बड़ा लिख दिया, कोई नहीं। हाईवुड लैक्राइमल, तो नंबर ऑफ लैक्राइमल बोन कितने होंगे? 2। जाइगोमैटिक कितने होंगे? 2। नेजल, नेजल नेजल कितने होंगे? 2। इंफीरियर कॉनके 2। वूमर एक बोन होगी, मैंडिबल एक बोन होगी, मैक्सिला 2, और पैलेटाइन भी 2। तो क्वेश्चन यहां पूछेगा अनपेयर, अनपेयर, तो अनपेयर कौन कौन से बोन होते हैं? बूमर अनपेयर है और मैंडिबल अनपेयर है, रिमेनिंग ऑल आर पेयर्ड बोन। याद हो गए होंगे, लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, नेजल, इंफीरियर कॉनकेव, बूमर अंदर, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन, कंप्लीट। टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं फेस के अंदर, फेशियल के अंदर? आप बोलोगे 14, 14 हड्डियां होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 12 और 2 14, क्लियर है बिल्कुल। तो यहां आपको दो इधर याद रखने हैं, दो इधर याद रखने हैं, इस पर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं हाइयोड बोन की बात करता हूं, इसका शेप कैसा होगा? यू शेप होगी, यू शेप बोन होती है हाइयोड बोन, ठीक है। तो टोटल हमारा स्कल कवर हो गया, स्कल वाला पार्ट हमारा कवर हो गया 22 + 1। ईयरोसिकल समझ में आ ही गया होगा, मेलस इनकस स्टैपीज 3 बोन होते हैं, ठीक है। इट इज अ स्मॉलेस्ट बोन, स्टैपीज इज अ स्मॉलेस्ट बोन। ये पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, जो किससे जुड़ी होती है याद हो, ठीक है। ये जुड़ी होती है आपकी ईयर ड्रम से, ये जुड़ी होती है आपकी क्या नाम है उससे, ओवल शेप विंडो से, जो इंटरनल ईयर में अटैच होती है, जबकि ये जुड़ी होती है आपकी ईयर ड्रम से, ठीक है। तो तीनों बोन आपस में कनेक्टेड होती हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्टिबल कॉलम की। हेड वाला रीजन कंप्लीट है आपका, वर्टिबल कॉलम पर आते हैं। अच्छा ये भी क्लियर हो ही गया होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। लैक्रामल समझ में आ गया, जाइगोमैटिक समझ में आ गया, नंबर 2 पेयर में है, ठीक है, ये निकल रही है जाइगोमैटिक। नेजल समझ में आ गया आपको, नेजल, नेजल के बाद क्या आ जाएगा? नेजल, इंफीरियर कौन के दे रखा है? नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है, हाँ, कोई नहीं, बूमर भी नहीं दे रखी, मैंडिब, मैक्सिला और मैंडिबल दे रखे हैं, हाइयोड बोन दे रखी है इन्होंने, ठीक है। यू शेप होती है, दिखाई दी मैंने, यू शेप होती है। अच्छा ऑसिपिटल कॉन्डाइल में बताने वाला हूँ आगे, अभी वर्टिकल कॉलम के अंदर वापस आ रहा हूँ मैं, स्कल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज, इन दोनों के मिलने से बनता है। कार्टिलेज मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में बताने हैं, ठीक है, और इसके दोनों के मिलने से बनता है, ठीक है। दिस सिस्टम इज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट, मूवमेंट में सिग्निफिकेंट रोल है इसका, ठीक है। इमेज, इमेजिन chewing food without jawbone and walking around without limbs bone, क्या पॉसिबल है? नहीं, यानी इसी को मूवमेंट बोलते हैं। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, आप जानते ही हो, ठीक है। फॉर्मर एज वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट इन इट एंड लेटर हैज स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रिन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ठीक है, जो हम आगे बताने वाले हैं कि कार्टिलेज हल्के से प्लाइबल होते हैं क्योंकि उसके अंदर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट साल्ट होता है, ठीक है। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, मेन चीज है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206 बोन होती हैं, एंड फ्यू कार्टिलेज, ठीक है। इट इज अ ग्रुप इनटू टू प्रिंसिपल डिवीजन, एक्सियल और अपेंडिकुलर, जो मैंने एकदम क्लियर कट तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो 26 बोन को हमने एक्सियल और अपेंडिकुलर में डिवाइड कर दिया है, याद भी करा दिया है आपको। स्कल को पूरा मैंने क्लियर कर दिया है 23, ये स्कल का डायग्राम भी बता दिया मैंने। एक्सियल में लिख भी दिया एनसीईआरटी ने, टोटल बोन कितने होते हैं? 80 होते हैं, ठीक है। अलोंग मैन एक्सिस द स्कल, इसमें क्या क्या आते हैं स्कल के अंदर? यहाँ क्या क्या पढ़ना है एक्सियल में? स्कल पढ़ना है, वर्टिकल कॉलम पढ़ने, स्टर्नम पढ़ना है, रिब्स पढ़नी है, ठीक है। जिसमें स्कल कंपोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन, स्कल में 2 सेट होते हैं बोन के, 2 सेट ऑफ बोन,
क्रेनियल एंड फेशियल, मेन तो क्रेनियल और फेशियल है स्कल के अंदर, ठीक है। तो टोटल बोन कितने हो गए 22, टोटल बोन कितने हो गए 22। फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है समझाता हूं मैं, ठीक है। क्रेनियल बोन आर, क्रेनियल कितने होते हैं 8, बता दिया था मैंने। द फेशियल रीजन, फेशियल में कितने होते हैं 40 बोन होते हैं, मेड अप ऑफ 40 स्केलेटल एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसके अलावा एनसीईआरटी क्या लिखती है, अ सिंगल यू शेप बोन, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड हाइयोड, इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल। तो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हो गए 23 हो गए। ईच मैंडिबल, ईच मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ, मिडिल ईयर में क्या होंगे 3 बोन होंगे, मैलस, इनकस, स्टैपीज, ठीक है। इसको हम ईयर ऑसिकल टर्म यूज करेंगे, क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं स्कल की बात करता हूं तो हमारी स्कल डाइकॉन्डाइलिक होती है, ह्यूमन की स्कल डाइकॉन्डाइलिक होती है, कैसी होती है डाइकॉन्डाइलिक, हमारी स्कल डाइकॉन्डाइलिक होती है, ऐसी डाइकॉन्डाइलिक। नीचे हमारी स्कल में 2 कॉन्डाइल बने होते हैं, ऐसे ऐसे 1 और 1, ऐसे कॉन्डाइल। ये 2 कॉन्डाइल हमारी जो पहली रीढ़ की हड्डी होती है उसमें फंसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम ये मूवमेंट कर पाते हैं, ये वाला मूवमेंट, ठीक है, अप एंड डाउन। तो क्योंकि ह्यूमन स्कल कैसी है डाइकॉन्डाइलिक, ठीक है। वर्टिकल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इसलिए हमारी स्कल कैसी होती है डाइकॉन्डाइलिक स्कल होती है। टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, इसलिए हमारी स्कल को हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये गायब कैसे हो गया भाई, अच्छा 2 बार स्लाइड आ गई क्या, हाँ कोई नहीं, ठीक है। तो स्कल वाला रीजन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं वर्टिबल कॉलम। अब हम किसकी बात करेंगे, रीढ़ की हड्डी की वर्टिबल कॉलम की। तो वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने बताया एक फॉर्मूला तो आपको याद रखना है वर्टिबल कॉलम के केस में, टोटल नंबर ऑफ बोन वर्टिबल कितने होते हैं 26। कैसे याद रखोगे, C7 T12 L5 S1, पर 1 कितने के फ्यूजन से बनी है 5। फिर कॉकैक्स या कॉक्सीजियल अगेन 1, कितने के फ्यूजन से बनी है 1। तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हो जाएंगे 26, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो सर्वाइकल की अगर बात करता हूं सर्वाइकल के अंदर ध्यान रखना है टोटल बोन कितने होते हैं 7। थोरेसिक की बात करते हैं, टोटल बोन कितने होते हैं थोरेसिक के अंदर, थोरेसिक में 12। लंबर में टोटल कितने होते हैं 5। सैक्रम में टोटल कितने होते हैं 1। कॉकैक्स में कितने होते हैं 1, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब यहां अगर ध्यान से देखो, ये मैं आगे और भी चीजें ऐड कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो सर्वाइकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आगे डायग्रामेटिकली समझाने वाला हूं, इसके अंदर खास टाइप के वर्टिकल कॉलम होते हैं, ऐसे याद रखो। एक मिनट, ठीक है, हाँ एक मैसेज था वो मैं कर दिया, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिकल समझ में आ गया। 7 में ध्यान रखना जो पहली फर्स्ट होती है उसको बोलते हैं एटलस, सेकंड को बोलते हैं एक्सिस, फिर कॉमन होते हैं सारे के सारे, फिर सब कॉमन होते हैं, सारे के सारे कॉमन होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने टोटल 7 होते हैं, जिसमें फर्स्ट वाली होती है, फर्स्ट जो होती है ये सेकंड होती है, फिर
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये कॉमन होते हैं, ये नाम होते हैं सर्वाइकल के। थोरेसिक की अगर बात करते हैं तो इनके पास 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, एडिशनल आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जो किसी और वर्टिकल कॉलम के पास नहीं होते, फॉर अटैचमेंट ऑफ रिब्स, क्योंकि इनसे दोनों साइड से रिब्स अटैच होते हैं, ठीक है। यहां क्या होते हैं इनके पास, 2 एक्स्ट्रा रिब्स अटैचमेंट साइड्स, ठीक है। थोरेसिक वर्टिकल कॉलम के पास, ठीक है, 2 एडिशनल साइड्स होते हैं जो औरों के पास नहीं होते। लंबर की बात करते हैं तो लंबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर सैक्रम की बात करते हैं तो सैक्रम कितने के फ्यूज होने से बन रही है, सैक्रम 5 इक्वल टू 1, 5 के फ्यूज होने से एक बनती है। और कॉकक्स की बात करते हैं, इसको टेल बोन बोलते हैं, टेल बोन, जो 4 के फ्यूज होने से एक बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। तो ये वर्टिकल कॉलम हो गए। एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी समझा देता हूं मैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है, यहां पर जो जॉइंट देखने को मिलता है, इसको कौन बना रहा है, यहां पर इनके बीच में एक इंटरवर्टिकल डिस्क है, इंटरवर्टिकल डिस्क है जो 2 वर्टिकल कॉलम के बीच में होती है। इंटरवर्टिकल डिस्क प्रेजेंट बिटवीन 2 वर्टिकल कॉलम, प्रेजेंट बिटवीन 2 वर्टिकल कॉलम, इंटरवर्टिकल डिस्क। अगर मैं इंटरवर्टिकल डिस्क की बात करता हूं तो जॉइंट बनाती है ना, इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको एकदम ब्रेन में सेट रखना होगा, ठीक है। तो अवर वर्टिकल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट होते हैं, इनको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्रे, ठीक है। डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं, पता ही है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ईच वर्टिब्रे हैज सेंट्रल होलो पोर्शन, जिसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं, बताने वाला हूं अभी, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। फर्स्ट वर्टिब्रे को हम एटलस बोलते हैं, क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड इट आर्टिकुलेट विद, किसके संग आर्टिकुलेट करती है, अभी बताया था, ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं स्कल के अंदर, उनके साथ। वर्टिकल कॉलम इज, ठीक है, डिफरेंशिएट इनटू 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं, सैक्रल एक होती है, फ्यूज होने से बनती है, कॉकैक्स एक होती है जो अगेन फ्यूज होने से बनती है, ठीक है, रीअरेंज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है। द वर्टिकल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड, ठीक है, सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलरेचर ऑफ द बैक। और लास्ट में आता है स्टर्नम, जो मैं बताने वाला हूं अभी आगे रिब्स के अंदर। अब ये थोड़ा सा मैंने एक एडिशनल पॉइंट है जो रूटीन क्लास में मैंने कराता हूं, जिससे कंसेप्ट क्लियर होता है एकदम, ठीक है। जैसे स्कल है, स्कल में कितने कॉन्डाइल हैं, 2 कॉन्डाइल हैं, ठीक है। ये फोरामेन होता है जैसे स्पाइनल कॉर्ड पास करती है, इनको बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल यहां होते हैं क्योंकि डाइकॉन्डाइलिक स्कल होती है, ठीक है। और ये फंसे होते हैं किसके अंदर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये यहां पर 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती हैं, उनमें फंसे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं इस तरीके से, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस का मतलब है ये पहली वर्टिकल कॉलम है, फर्स्ट वर्टिब्रा है जिस पर ये फंसे रहते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अगर ये रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी में पहला जो वर्टिकल कॉलम आएगा वो क्या होगा, एटलस, उस पर ये फंसी हुई होगी स्कल, उसमें 2 इस तरीके से कैविटीज होंगे, ठीक है। इनको आर्टिकुलेटिंग फैसेट बोल सकते हो, आर्टिकुलेटिंग फैसेट, ठीक है, जिसमें ये कॉन्डाइल फंस जाते हैं। दोनों कॉन्डाइल जब फंस जाएंगे तो लेफ्ट और राइट मूवमेंट नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक ही मूवमेंट होगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन,
अप एंड डाउन। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ओनली सिंगल मूवमेंट होगा, दोनों मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, समझ रहा मेरी बात, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों कॉन्डाइल इसके अंदर फंस जाएंगे, इस आर्टिकुलेटिंग फैसेट के अंदर, तो सिर्फ एक ही मूवमेंट पॉसिबल है, दोनों मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहते हैं इस चीज को भी, और क्वेश्चन यहां ज्वाइंट पर बनेगा, ध्यान रखना, ज्वाइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आर्टिकुलेटिंग फैसेट, तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनेगा, ये दोनों कॉन्डाइल इस आर्टिकुलेटिंग फैसेट में जब फिक्स हो जाएंगे, तो यहां पर जो जॉइंट बनता है इसको कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बोलते हैं, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बोलते हैं, कॉन्डाइल मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। यहां क्वेश्चन बनता है क्योंकि स्केलेटल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनेगा वो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट होगा, ये ध्यान रखना पहला, ठीक है। ये कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जिसमें सिर्फ स्कल अप एंड डाउन कर सकती है, पर अगर हम लेफ्ट और राइट रोटेट करते हैं स्कल को, लेफ्ट और राइट, तो एक्चुअल में स्कल और एटलस, जो पहली बोन एटलस होती है, दोनों मिलकर के घूमते हैं एक्सिस की इस ओडेंटॉइड पैक के अंदर। ये जो दिख रहा है ना छोटी सी कैविटी, ये तो कैनाल दिख रही है, अभी एनसीईआरटी ने बोला था न्यूरल कैनाल बोलते हैं, मैंने बताई थी, एनसीईआरटी ने बोला है, ठीक है। ये यहां से कैनाल हमारी स्कल में घुसती है, इसको फोरामेन ऑफ मैग्नम बोलते हैं, ऑसिपिटल बोन के अंदर होता है, ठीक है। ये न्यूरल कैनाल इसमें पूरी पास होगी, सभी के अंदर होगी। और यहां जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं ओडेंटॉइड फोसा, होल है एक। ओडेंटॉइड फोसा, और इस ओडेंटॉइड फोसा में जो फंसा हुआ होता है, इस ओडेंटॉइड फोसा के अंदर जो फंसा हुआ होता है, इसको बोलते हैं ओडेंटॉइड पैक। ठीक है, तो ओडेंटॉइड फोसा में जो फंसा हुआ होता है, इसको बोलते हैं ओडेंटॉइड पैक, ठीक है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था बेटा, तो एक बात ध्यान रखना, यहां जो कैविटी नजर आ रही है ना, कैविटी, इसको तो बोलते हैं ओडेंटॉइड फोसा। इसमें ये फंसा हुआ होता है एक्सिस का एक, ये निकला हुआ प्रोजेक्शन इसमें फंसा हुआ होगा, जिसकी वजह से लेफ्ट और राइट रोटेशन होंगे। तो ऐसा जॉइंट जिसमें इस तरीके से रोटेशन होते हैं, इस तरीके से रोटेशन होते हैं, इसको पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा पाइवोट जॉइंट पे, क्वेश्चन बनेगा कॉन्डाइलॉइड जॉइंट पर, समझने की कोशिश करना, यहां क्वेश्चन बनेंगे कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, तीन ऐसे समझो, आपने कभी साइकिल चलाई हो, एटलस साइकिल, एटलस साइकिल का जो लोबो होता है ना पीछे, देखा होगा, उसमें इस तरीके से लोबो होगा, कोई बैठा हुआ है और इस अर्थ को पकड़ा हुआ है। जो बैठा हुआ है ना वो ग्रीक गॉड है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एटलस। क्लियर है बिल्कुल? ग्रीक गॉड एटलस। जो उठाए हुए हैं, मान के चलो वो अर्थ नहीं है, वो स्कल है, यानी एटलस स्कल को उठाए हुए हैं, आप समझ रहे हो, एटलस स्कल को उठाए हुए हैं और एटलस रोटेट कर रहे हैं एक्सिस के ऊपर, एटलस रोटेट कर रहे हैं एक्सिस के ऊपर, यानी जब भी मैं लेफ्ट और राइट मूव करूंगा, तो मूवमेंट करूंगा, तो ये एक्चुअल में मेरी स्कल और मेरी एटलस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है। ये पाइवोट जॉइंट है। जब मैं रोटेशन ऐसे करूंगा तो एक्चुअल में मेरी स्कल एटलस के ऊपर रोटेट कर रही है। ये कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है, समझने की कोशिश करना, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है। तो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट समझ में आ गया, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद जितने भी वर्टिकल कॉलम आएंगे, कॉमन वर्टिकल कॉलम होंगे, ठीक, कॉमन है, ठीक है। इसके अंदर भी न्यूरल कैनाल होती है, न्यूरल कैनाल सबके अंदर होगी, क्योंकि इसमें भी होगी, पर हाफ पार्ट है, ऐसा ही हाफ पार्ट इधर होता है, पर हाफ से ही काम बन रहा है तो हाफ ही दिखाया जाता है। तो इनके बीच में यहां पर सेंटर में न्यूरल कैनाल होती है, ठीक है, तो वो सभी में होगी, ठीक है। अब एक खास बात क्या आएगी, अब एटलस कॉमन वर्टिकल कॉलम से जुड़ेगी और सारे कॉमन आपस में जुड़ेंगे लास्ट तक। इनको जोड़ने के लिए बीच में कार्टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसको फाइब्रस कार्टिलेज बोलते हैं। क्या नाम होता है उसका?
इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच मिलने वाली इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो किस टाइप का जॉइंट बनाएगी, ये बनाएगी कार्टिलेजनस जॉइंट। कार्टिलेजनस जॉइंट जो, समझना, कार्टिलेजनस जॉइंट सेमी मूवेबल जॉइंट होते हैं। कार्टिलेजनस जॉइंट जितने भी होते हैं ना बेटा, वो सेमी मूवेबल होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल, वर्टिब्रल होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। ये कार्टिलेजनस जॉइंट, जैसे मूवमेंट है, मेरा हल्का हल्का मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट अप एंड डाउन, जो मेरा हल्का सा मूवमेंट अप एंड डाउन हो रहा है, ये कार्टिलेजनस जॉइंट की वजह से, कार्टिलेज भी से फंसी हुई है। कौन सी कार्टिलेज फंसी हुई है यहाँ पर, फाइब्रस कार्टिलेज फंसी हुई है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज हम टिश्यू वाले चैप्टर में कराते हैं, ठीक है। हाँ भाई, हाइलिन कार्टिलेज आप जानते हो, फाइब्रस कार्टिलेज आप जानते हो, और इलास्टिक कार्टिलेज आप जानते हो, ठीक है। तो फाइब्रस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होती है, फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। तो टोटल आपको जॉइंट देखने को मिलने वाले हैं इन वर्टिकल कॉलम के मिड में अंदर, ये 3 जॉइंट्स आपके ये हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जॉइंट और होता है, इसको प्री एंड पोस्ट जैगैपोफाइसिस बोलते हैं। मानो ऐसे समझो, पीछे ध्यान से देखो, पीछे यहां पर ये एक वर्टिकल कॉलम है ऐसे, अरे ये एक वर्टिकल कॉलम है ऐसे, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे। फिर दूसरा वर्टिकल कॉलम उसके ठीक नीचे होगा, सेम ऐसे ही होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। समझने की कोशिश कर, ऐसे सारे वर्टिकल कॉलम आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन वर्टिकल कॉलम में भी आपस में ये यहां पर आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, ठीक है। एक को प्री, एक को पोस्ट, प्री एंड पोस्ट, ठीक है। समझने की कोशिश कर रहे हो, जैसा मूवमेंट कर रहा हूं मैं ऐसे ऐसे, तो ये वर्टिकल कॉलम के ये भी आप एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, ग्लाइडिंग कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं, एक एडिशनल पॉइंट है, टोटल जॉइंट समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर मानो एक है, ठीक इसके ऊपर एक और होगी, इस तरीके स्ट्रक्चर आएगा। तो यहां ये 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस हो गए, एक को बोलते हैं प्री, एक को बोलते हैं पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, प्री प्री जैगैपोफाइसिस एंड पोस्ट जैगैपोफाइसिस। तो प्री एंड पोस्ट जैगैपोफाइसिस होते हैं, समझो, एक इस तरीके समझो, इस तरीके समझो, मान लो मोबाइल ही है, ठीक है। ये वर्टिकल कॉलम है, इसमें एक ऊपर सरफेस है, एक नीचे है। ये जब मूवमेंट करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेट करते हैं। तो ऊपर वाली सरफेस को प्री और नीचे वाली सरफेस को पोस्ट जैगैपोफाइसिस बोलते हैं, प्री एंड पोस्ट जैगैपोफाइसिस, समझना मेरी बात। तो इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनके बीच में जॉइंट बनेगा, इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग करते हैं इसलिए ग्लाइडिंग जॉइंट बोलोगे। तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट जो मूवेबल हैं, तो टोटल मूवेबल जॉइंट कितने देखने को मिल रहे हैं यहां पर, सेमी मूवेबल और मूवेबल, ठीक है। आपको टोटल मिला के 4 जॉइंट देखने को मिल रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, हल्का हल्का मूवमेंट हो रहा है ना, ये हल्का हल्का मूवमेंट, कार्टिलेजनस जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। कार्टिलेजनस जॉइंट बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप बोलोगे ये कार्टिलेज किससे जुड़ी होती है, ये सेंट्रम है, ये क्या है, सेंट्रम, सेंट्रम। हर एक कार्टिलेज के अंदर सेंट्रम होता है, इस तरीके से सेंट्रम होता है, ठीक है। और सेंट्रम से ये फाइब्रस कार्टिलेज चिपकी हुई होती है, अटैच, और इतना मजबूत जॉइंट होता है कि अगर तोड़ा जाए ना तो हथौड़ी छेने से भी नहीं टूटेगा, इतना मजबूत होता है ये, समझ रहे हो। तो ये जो जॉइंट बनेगा, अब हर एक के बीच में यही जॉइंट बनेगा, हर एक के बीच में खास जॉइंट हो गए कॉन्डाइलॉइड, पाइवोट, ठीक है। इसका सारे कॉमन जॉइंट होंगे, कौन कौन से, कार्टिलेजनस जॉइंट एंड प्री एंड पोस्ट जैगैपोफाइसिस के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट, ये कॉमन सारे रिमेनिंग सबके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई। और न्यूरल कैनाल तो सभी के अंदर है, न्यूरल कैनाल सभी के अंदर है। ये आर्टिकुलेटिंग फैसेट है जिसमें एक दूसरे के ऊपर ये आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई। जॉइंट पर फोकस करोगे, क्वेश्चन जॉइंट से आएगा। टोटल जॉइंट मैंने आपको 4 बता दिए हैं, टोटल जॉइंट्स मैंने आपको 4 बता दिए हैं। और इससे समझ में आ रहा है कि स्कल
एटलस पे जुड़ी होती है, एटलस एक्सिस से जुड़ी होती है, फिर एक्सिस के नीचे इस तरीके के कॉमन वर्टिकल कॉलम लास्ट तक देखने को मिलते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका वर्टिकल कॉलम। अब आ जाओ रिब्स और स्टर्नम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं रिब्स और स्टर्नम की बात करूं तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहां पर क्लैविकल बोन। ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको, क्लैविकल को। ठीक है, तो ये तो क्लैविकल बोन हो गई। ठीक है, ये सही एस शेप होती है। अब आ गई एस शेप से। ठीक है, ये क्लैविकल बोन हो गई। अब क्लैविकल बोन के अलावा मैं एक दोनों चीज, दो तीन चीजें एक साथ दिखाऊंगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 8, 9, 10, 11, 12। अब समझो, एक तरफ तो मैं रिप्स की बात करूंगा, एक तरफ मैं स्टर्नम की बात करूंगा। ठीक है, अगर हम स्टर्नम की बात करते हैं, स्टर्नम की बात करते हैं, स्टर्नम, तो स्टर्नम में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं? ये तो होगी यहां पर जो बोन आएगी, यहां पर जो बोन आएगी, इसको मैनुब्रियम बोलते हैं। मैनुब्रियम, इसको हम बोलते हैं स्पेशली बॉडी, इसको बोलते हैं हम जाइफाइट। जाइफाइट, जाइफाइट। तो टोटल नंबर ऑफ बोन स्टर्नम में 3 होते हैं, और 3 के फ्यूज होने से एक बोन बनती है, ऐसे याद रखो। टोटल नंबर ऑफ बोन बन होती है जो इन 3 पार्ट के फ्यूज होने से बनती है। ये तो स्टर्नम हो गया। अगर ये बात करते हैं, ये क्या है? क्लैविकल बोन है, आप जानते ही हो। क्लैविकल, टोटल क्लैविकल बोन कितने होते हैं? 2। ठीक है, और ये रिप्स हो गए। रिप्स में मैं लिख देता हूं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल रिप्स कितने होते हैं? 12 पेयर। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन देखो ऐसे बनेगा। एक तो क्लैविकल बोन पर क्वेश्चन आएगा। क्लैविकल बोन कैसी होती है? एस शेप होती है, एस शेप, एस शेप। ठीक है, एस शेप बोन होती है। ठीक है, जो शोल्डर बनाने में भी हेल्प करती है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अगर रिप्स की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 रिप्स को हम बोलते हैं ट्रू रिप्स। ट्रू, इनको बोलते हैं ट्रू रिप्स। मेरी बात समझने की कोशिश करना, 7 रिप्स को हम बोलेंगे ट्रू रिप्स। ठीक है, ट्रू रिप्स बोलते हैं जो डायरेक्टली आकर के स्टर्नम, डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ रहे हैं, वो ट्रू रिप्स हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है यहां पर? हाइलीन कार्टिलेज है। हाइलीन कार्टिलेज की हेल्प से डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ रहे हैं, वो ट्रू रिप्स हैं। ठीक है, तो ट्रू रिप्स कितने होते हैं? 7 पेयर। अच्छा, इन ट्रू रिप्स पर और क्या बोलते हैं इनको? ठीक है, इनको बोलते हैं वर्टिब्रो, वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिप्स। सॉरी, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स।
ये क्वेश्चन बनता है वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स के ऊपर, ठीक है। ऐसे रिब्स जो पीछे वर्टिबल कॉलम, डोर्सल साइड पर वर्टिबल कॉलम और वेंट्रल साइड पर स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ते हैं, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, ठीक है। 7 पेयर हो गए। 7 पेयर में कहां से, 1 से लेकर के 7 तक। चलो, अब 8, 9 और 10, इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स क्यों बोल रहे हैं फॉल्स रिब्स? कितने होते हैं, 3 पेयर। कौन से होते हैं, 8, 9 एंड 10। और क्या बोलते हैं भाई, पीछे तो वर्टिकल कॉलम से जुड़े हुए हैं पर आगे डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होते। ये 7th नंबर की जो रिब्स होती है उसकी कॉन्ड्रियो कार्टिलेज से जुड़ते हैं। सो इट इज कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। कार्टिलेज को हम कॉन्ड्रियो भी बोलते हैं, आप जानते हैं। सो इट इज कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स, ठीक है। वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स, ये क्वेश्चन आएगा। 11th और 12th रिब्स होते हैं, पीछे तो वर्टिकल कॉलम से जुड़े हुए हैं पीछे की साइड में, पर आगे की साइड में ये किसी चीज से जुड़ते नहीं है, बस फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोटिंग, ओनली प्रोटेक्शन ऑफ किडनी। सो इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं इनको, फ्लोटिंग। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो ना? बस क्वेश्चन अगर आएगा नंबर कौन से, 11th, ये ऐसे लिख दो ब्रैकेट में, 2 पेयर पूछ सकता है, नंबर पूछ सकता है 11th एंड 12th, बस ये सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक है। स्टर नंबर क्वेश्चन आएगा, कितनी बोन होती है स्टर्नम में, 1 बोन होती है जो 3 पार्ट के मिलने से बनती है। अपर वाला पार्ट जो होता है उसको मैनुब्रियम बोलते हैं, जिससे क्लैविकल और फर्स्ट रिप डायरेक्टली अटैच होती है। सेकंड रिप्स का कुछ पार्ट मैनुब्रियम से अटैच होता है, कुछ पार्ट बॉडी से अटैच होता है, पर इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। रिमेनिंग रिप्स बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, जाइफाइड से कुछ भी कनेक्ट नहीं होता। रिप्स टोटल 12 पेयर होते हैं। 7 पेयर ट्रू रिप्स होते हैं, 3 पेयर फॉल्स रिप्स होते हैं, 2 पेयर फ्लोटिंग रिप्स होते हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, वर्टिबल कॉलम से जुड़े होते हैं पर आगे किसी से कनेक्ट नहीं होते। क्लियर है बेटा? तो ये वाला पार्ट आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक टर्म और दे रखा है कि ह्यूमन के जो रिप्स होते हैं ना वो बाइसेफेलिक होते हैं। मैं लिख देता हूं, जगह है क्या? नहीं, बाइसेफेलिक रिप्स। ह्यूमन रिप्स आर बाइसेफेलिक, एनसीईआरटी में दे रखा है। बाइसेफेलिक क्या मतलब समझते हो? हमारी रिप्स में डॉर्सल साइड पर 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रेजेंट एट डॉर्सल साइड ऑफ ह्यूमन रिप्स, इसलिए इनको बाइसेफेलिक बोलते हैं। जैसे मान लो ये ह्यूमन रिप्स है, ठीक है। आगे की साइड में तो ह्यूमन किस रिप्स से जुड़ी होगी, आप बोलोगे कार्टिलेज से, कॉन्ड्रियो से। जहां कॉन्ड्रियो से जुड़ी हुई है ये वेंट्रल साइड है, पर ऊपर वाली साइड क्या होगी, डॉर्सल साइड होगी। डॉर्सल साइड पर अगर हम बात करते हैं इनके अंदर, स्ट्रक्चर ऐसा होगा डॉर्सल साइड पर, कुछ ऐसा। इनके पास 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, एक तो ये सरफेस है ही,
इसके अलावा यहां पर भी एक छोटा सा एक पार्ट निकला हुआ होता है जो किससे जुड़ रहा होगा, जो किससे कनेक्ट होगा, आप बोलोगे ये कनेक्ट होगा वर्टिब्रल कॉलम से। मानो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें तो एक तो वर्टिब्रल कॉलम के सेंट्रम से जुड़ता है, सेंट्रम से। एक वर्टिकल कॉलम में इस तरह साइड में साइड्स होते हैं, उनसे आके अटैच होता है, ठीक है। तो इन दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस के आप नाम रख सकते हो। एक को तो बोलते हैं कैपिटोलम, सेंट्रम से जुड़ रहा है उसको कैपिटोलम, और लेटरल साइड में जुड़ रहा है ट्यूबरकुलम। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, कैपिटोलम ट्यूबरकुलम बस समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है। ट्यूबरकुलम, दीज आर टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ऐसे याद रखना, सेंटर में क्या होता है, सेंट्रम होता है। वर्टिकल कॉलम के नीचे सेंट्रम होता है, जो सेंट्रम से जुड़ रहा है सीसी, सेंट्रम से जुड़ रहा है कैपेटुलम, सीसी कैपेटुलम, और रिमेनिंग वाला ट्यूबरकुलम। दीज आर टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस। इसीलिए तो इसको बाइसेफेलिक बोलते हैं। वेंट्रल या डॉर्सल, डॉर्सल साइड। तो यहां तो क्या है, ये तो हाइलिन कार्टिलेज है ना, हाइलिन कार्टिलेज है, ये वेंट्रल साइड पर होती है, डॉर्सल साइड पर वर्टिकल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है वाला पार्ट। तो इसमें सेंट्रम से जुड़ रहा है कैपेटुलम, लेटरल साइड में कनेक्ट हो रहा है ट्यूबरकुलम। दीज आर टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, इसलिए ह्यूमन रिब्स को हम बाइसेफेलिक बोलते हैं, ठीक है। समझे? वापस आ रहा हूं। तो ये पूरा एनसीईआरटी तो मैंने कवर कर ही दिया। अब ये ध्यान रखना है आपको, इसको रिब केज बोलते हैं, रिब केज। क्वेश्चन आता है रिब केज, ये क्या है, रिब केज है। केज मतलब पिंजरा। बस रिब केज में आपको ध्यान रखना है, डॉर्सल साइड पर क्या होता है, वेंट्रल साइड पर क्या होता है, ठीक है। तीन साइड ध्यान रखनी है। वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड पर क्या होगा, लेटरल साइड पर क्या होगा, डॉर्सल साइड पर क्या होगा। तीन ही साइड होती हैं। आगे इसमें स्टर्नम होता है, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम होता है, ठीक है। लेटरल साइड पर रिप्स होते हैं, ट्रू रिप्स और फॉल्स रिप्स और फ्लोटिंग रिप्स। ये किस साइड में होंगे, लेटरल साइड पर होंगे। तो डॉर्सल साइड पर क्या होगा, डॉर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, डॉर्सल साइड। तो ये क्वेश्चन आता है वेंट्रल साइड पर क्या होगा, वेंट्रल आगे स्टर्नम। लेटरल साइड पर क्या होगा, रिप्स। डॉर्सल साइड पर क्या होगा, वेंट्रल, डॉर्सल पीछे, तो आप बोलोगे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो रिब केज पिंजरा, पिंजरा नीचे से खुला होता है, देखा, पिंजरा नीचे से खुला होगा तो इसमें डायफ्राम नहीं होगा। अगर थोरेसिक चैम्बर पूछेगा तो डायफ्राम जोड़ोगे। अगर रिब केज पूछेगा, ठीक है, पिंजरा, तो ध्यान रखना है रिब केज का फॉर्मेशन वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, डॉर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड पर रिब्स के मिलने से होता है, ठीक है। ये तो पूरा बता ही दिया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा इसके अंदर, कंप्लीट है। अब लिम्स पर आ जाओ। लिम्स में टोटल 30 बोन होते हैं, ऐसे याद रखो। लिम्स में टोटल कितने होंगे, आप बोलोगे 30 इंटू 4 इक्वल टू 120। सिंपल सी बात है, 30 30 30 और 30, टोटल कितने हो गए 120। 30 30 30 और 30 कितने हो गए 120। तो 120 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अपर लिम्स और लोअर लिम्स की हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। अब अंगूठे की साइड, रेडियस की साइड जो है, ये तो ह्यूमरस हो गई। जो अंगूठे की साइड है ऊपर वाली, इसको रेडियस बोलते हैं। नीचे की साइड जो है उसको अल्ना बोलते हैं। ये क्या हो गए, कार्पल्स, छोटे छोटे कार्पल्स। रिस्ट बोन जो होते हैं वो कार्पल्स होते हैं। फिर ये क्या हो गए, मेटाकार्पल्स। क्या हो गए, मेटाकार्पल्स। और अंगुलियों के अंदर फैलेंजीज, क्या बोलते हैं इनको, फैलेंजीज। कैसे, आप 3 3 3 3 और 2, टोटल 14 फैलेंजीज होते हैं। समझने की कोशिश कर रहे हो ना? फिर से बोल रहा हूं मैं, काउंट करो, अभी काउंट करो। ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, और कितने हो गए 3। ये होते हैं कार्पल, 8 कार्पल। कितने होते हैं 8, 8 कार्पल्स होते हैं, ठीक है।
8 और 3 11, और 5 होते हैं मेटाकार्पल, 1 2 3 4 मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, 11 और 5 कितने हो गए बेटा, 16, ठीक है। और ये होते हैं फेलेंजीज, 3 3 3 3 2, टोटल 14 हो गए, 14 और 16 30 बोन हो गए, नाम याद हो गए होंगे, ठीक है। अरे कहां गया, चलिए रहा, ठीक है। तो अपेंडिकुलर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ह्यूमरस की, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमरस की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रेडियस की, फिर हम बात करेंगे अल्ना की, फिर हम बात करेंगे कार्पल्स, फिर हम बात करेंगे मेटाकार्पल्स, समझना, और फिर फेलेंजीज, फिर फेलेंजीज की बात करेंगे। अगर मैं नंबर की बात करता हूं, इनके नंबर की बात करूंगा अगर मैं, ठीक है, तो कार्पल्स ह्यूमरस कितने होते हैं, एक। रेडियस कितनी होती है, एक। अल्ना कितनी होती है, एक। कार्पल्स कितने होते हैं, 8। मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, 5। और फेलेंजीज कितनी होती हैं, 14, 14। अब काउंट कर लो, ठीक है, अब काउंट कर लो, 8 ये हो गए, 8 9 10 11, और 5 16, और 4 30, 14 कितने हो गए, ठीक है। फेलेंजीज का फॉर्मूला जरूर याद रखना, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, 3 3 3 3 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया, जो दोनों ही जगह कॉमन होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर अपर लिम्स के अंदर बात करेंगे, तो अपर लिम्स में यहाँ क्या आ जाएगी, फीमर आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी, फीमर आ जाएगी। तो फीमर कितने होंगे, पटेला कितनी होगी, टीबिया कितनी होगी, फिबुला कितनी होगी। अब यहां कार्पल थे तो यहां टार्सल आ जाएंगे, यहां मेटाकार्पल थे तो यहां मेटा टार्सल आ जाएंगे, और लास्ट में फेलेंजीज दोनों जगह कॉमन है। नंबर याद रखना पड़ेगा आपको, फीमर एक थी, पटेला एक थी, ये बोन एक एक्स्ट्रा आ गई, यहां पटेला नहीं होती, यहां पटेला आ गई, टीबिया एक है, फिबुला एक है, पर यहां टार्सल 8 की जगह 7 रह जाएंगे, क्योंकि टोटल बोन तो आपको 30 ही रखने हैं, तो नेचर ने पटेला बना दी, तो यहां पटेला नहीं होती। मेटा टार्सल 5 ही रहेंगे, और फेलेंजीज 14 ही रहेंगे, और इनका फॉर्मूला वैसा ही रहेगा जैसा यहां पर होता है, सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अभी एक ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, ठीक है, एक ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, कार्पल्स हो गए, मेटाकार्पल्स हो गए, फेलेंजीज हो गए, क्लियर है बिल्कुल, सेम यही सीक्वेंस के अंदर, यहां तक कोई डाउट नहीं आया होगा मुझे लगता है, ठीक है। तो नाम और नंबर आपको याद रखने हैं। ऐसे ही अगर थाई बोन को बात करते हैं, फीमर, ठीक है, जो नी कैप होती है पटेला, और पटेला की बात करते हैं तो टेंडन के ऑसिफिकेशन से पटेला का फॉर्मेशन होता है, टेंडन के ऑसिफिकेशन से, ठीक है, लिगामेंट नहीं, आप समझ रहे हो, ठीक है। फिर टीबिया आ गई, जो फुटबॉल खेलते हैं जो आगे होती है वो टीबिया होती है, और फिर फिबुला हो गई पीछे वाली। यहां कार्पल थे 8, तो एक कम करने पड़ेगी, पटेला बढ़ गई ना, तो टार्सल 7 होते हैं, तो मेटाटार्सल फेरेंजीज। ये आपको इतना ही एनसीईआरटी ने दे रखा है, नंबर ऑफ बोन जो आपको याद रखना है। जॉइंट एडिशनल आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहा है वो जॉइंट से बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना, इन तीनों के बीच में जॉइंट बनता है। जो जॉइंट बनेगा ना, यहां जो जॉइंट बनेगा वो तीनों के मिलाने से जॉइंट बनेगा। इस जॉइंट को हम बोलते हैं स्पेशली, भाई क्वेश्चन आएगा ये जो जॉइंट है ना, ये कौन सा जॉइंट है, एक लॉक लग गया फिर बैंड कर गया, फिर लॉक लग गया फिर बैंड कर गया, इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। जो किस किस के बीच में बन रहा है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, इन तीनों के बीच में जॉइंट बनता है, इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। तो जो हिंज जॉइंट है वो ध्यान रखना है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, इन तीनों के बीच में बनता है, इन तीनों के बीच में हिंज जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि यहां पर भी जो जॉइंट बन रहा है वो हिंज जॉइंट है, पर इसके अंदर तीनों बोन पार्टिसिपेट नहीं करते, इस जॉइंट के अंदर सिर्फ 2 ही बोन पार्टिसिपेट करते हैं, 2 ही बोन पार्टिसिपेट करते हैं। यहां जो जॉइंट बन रहा है इसको भी हिंज बोलेंगे। इस हिंज जॉइंट को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही बोन पार्टिसिपेट करते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कौन कौन, फीमर प्लस टीबिया आएगी, बस ओनली टीबिया। फिबुला इस हिंज जॉइंट को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये मिलकर के इस हिंज जॉइंट को बनाएंगे, ठीक है।
तो लोअर लिम्स के अंदर टीबिया और फीमर के मिलने से फिबुला हिंज जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब जो आपका नी जॉइंट होता है, ठीक है, इसके अंदर फिबुला का पार्टिसिपेशन नहीं है। नी जॉइंट में फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करती, बस ध्यान रखना मेन चीज, टीबिया और फीमर के मिलने से जो हिंज जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है एडिशनल के अंदर, और कोई ऐसा क्वेश्चन बचता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, पेल्विक ये तो बता दिया मैंने, इलियम हो गई, ये प्यूबिस हो गई, ये इशियम हो गई नीचे वाली, ठीक है। सैक्रम, कॉक, ठीक है, कॉक्सल बोन, कॉक्सल हाफ ऑफ पेल्विस को बोलते हैं, मैं अलग से दिखा देता हूँ इस चीज को। अब आता गिडिल, गिडिल में दो गिडिल होते हैं, अपर गिडिल और लोअर गिडिल। तो अपर गिडिल में हाफ को मैं समझा रहा हूं, हाफ अपर गिडिल को, ठीक है। अगर मैं हाफ अपर गिडिल की बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का यही बनता है, अंडरलाइन करता हूं मैं इसको, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गिडिल कंसिस्ट ऑफ, यानी हर एक जो आधा पेक्टोरल गिडिल है ना, किस किस के मिलने से बनता है, ठीक है। ये बन के बनेगा क्लैविकल एंड स्कैपुला, क्लैविकल एंड स्कैपुला के मिलने से बनता है। एक तो क्वेश्चन ये आता है। एक क्वेश्चन आएगा इसका, कितने वर्टिकल कॉलम सेकंड और सेवेंथ दे रखा है। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये अक्सर कर पूछा जा रहा है, अक्सर कर पूछा जा रहा है कि अगर मैं ट्रायंगुलर बोन की बात करता हूं तो ये हमारी कितनी रिब्स को कवर करती है, स्कैपुला कितनी रिब्स को कवर करती है। तो ट्रायंगुलर बोन है, इसको स्कैपुला बोलते हैं बेटा। ये स्कैपुला जो है बेटा, स्कैपुला मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स, समझ रहे हो, सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स। अगर समझने की कोशिश करना, ये रिब केज है, ये ऊपर होते हैं, रिब केज के ऊपर होते हैं ये वाले बोन जो मूव करते हैं, स्कैपुला रिब केज के ऊपर होते हैं। तो रिब केज के ऊपर कितने रिब्स को कवर करते हैं, ढकते हैं, सेकंड से लेकर के सेवेंथ रिब्स को ढकने का काम करते हैं, कवर करने का काम करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, सेकंड से लेकर के सेवेंथ रिब को कवर करने का, ढकने का काम करते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है, गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर बोन है, ये ट्रायंगुलर बोन है, स्कैपुला एक ट्रायंगुलर बोन है, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। स्कैपुला एक ट्रायंगुलर बोन है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। अब स्कैपुला के अंदर ऐसे समझो, एक्रोमियन प्रोसेस यहां दिखाने की कोशिश की है उन्होंने, पीछे का थोड़ा साफ नहीं आया, मैं हिंट करके दिखा रहा हूं। यहां एक प्रोसेस होता है, इसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। ये थोड़ा ढक गया इसके बीच में, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, जो स्कैपुला का ही पार्ट है। एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का ही पार्ट है, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो स्कैपुला के अंदर एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है, कोरेकॉइड प्रोसेस भी होता है। ये निकला हुआ है ना, ये कोरेकॉइड प्रोसेस है, ये कोरेकॉइड है। और ये जो दिख रहा है ना, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। क्वेश्चन आते हैं कि जो स्कैपुला होती है, क्योंकि दो बोन के मिलने से बन रही है, क्लैविकल एंड स्कैपुला। अगर मैं इस पूरे गिडिल की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पेक्टोरल गिडिल, समझना, पेक्टोरल गिडिल की बात करता हूं तो पेक्टोरल गिडिल का फॉर्मेशन समझने की कोशिश करना, पेक्टोरल गिडिल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस पेक्टोरल गिडिल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जिंदगी भर याद रहेगा। पेक्टोरल गिडिल का फॉर्मेशन ऐसे याद रखना, इसमें क्लैविकल बोन आती है और इसमें स्कैपुला आती है, ठीक है। वापस आ रहा हूं, इस पेक्टोरल गिडिल को बनाने के लिए दो बोन होंगी, एक तो क्लैविकल बोन होगी, ये क्लैविकल आई एक, और ये स्कैपुला होगी, ट्रायंगुलर स्कैपुला होगी, ट्रायंगुलर स्कैपुला होगी, जो 2 to 7 रिब्स को कवर करती है। इसके मिलने से हाफ ऑफ पेक्टोरल गिडिल बनता है। ऐसे ही दूसरा तरफ आधा बनेगा। एक बार समझ में आ गया,
ठीक है। अब इस स्कैपुला, क्लैविकल की बात करते हैं, एस शेप होती है, क्लैविकल एस शेप होती है। एस शेप होती है तो आप जानते ही हो। पर स्कैपुला की अगर बात की जाए ना, तो स्कैपुला ट्रेंगुलर बोन है, जिसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, टू एक्रोमियन प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इसमें प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस भी दो होंगे, ठीक है। एक तो होगा एक्रोमियन प्रोसेस, ये क्वेश्चन आएगा। एक होगा कॉरेकॉइड, कॉरेकॉइड प्रोसेस। एक होगा एक्रोमियन प्रोसेस, एक होगा कॉरेकॉइड प्रोसेस, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन आएगा कि शोल्डर का फॉर्मेशन, शोल्डर का फॉर्मेशन कैसे होता है। आगे से तो ये गई आपकी स्कैपुला, और पीछे से आया आपका, इस तरीके से पीछे से आया आपका एक्रोमियन प्रोसेस। दोनों के मिलने से आगे से ये गई स्कैपुला, ये गई, और पीछे से आया एक्रोमियन प्रोसेस, दोनों मिलकर के यहां पर जुड़ जाते हैं और आपका शोल्डर का फॉर्मेशन करते हैं। तो शोल्डर को बनाने के लिए आगे से कौन जा रही है, यहां से जा रही है स्कैपुला, और पीछे से आ रहा है कोरेकॉइड प्रोसेस, समझ रहे हो, सॉरी एक्रोमियन प्रोसेस। इन दोनों के मिलने से जो बनता है वो है शोल्डर, फॉर्मेशन ऑफ शोल्डर। तो ये बाई चांस कंसेप्चुअल चीजें हैं थोड़ा। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, एक्रोमियन प्रोसेस, शोल्डर, फॉर्मेशन ऑफ शोल्डर, फॉर्मेशन ऑफ शोल्डर। तो शोल्डर फॉर्मेशन में ध्यान रखना है, क्लैविकल बोन पार्टिसिपेट करती है, स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस पार्टिसिपेट करता है। तो सर कोरेकॉइड प्रोसेस का काम क्या होता है, कोरेकॉइड प्रोसेस ओनली फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, अटैचमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स के अटैचमेंट में इसका पार्टिसिपेशन है कोरेकॉइड प्रोसेस का, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। तो स्कैपुला के अंदर एक प्रोसेस होते हैं, वो याद रखने हैं आपको, ठीक है। क्लेविकल बोन समझ में आ गया। स्कैपुला में कैविटी भी होती है, अब दिखाता हूं इस चीज को, ये क्वेश्चन भी बनता है। स्कैपुला में ध्यान से देखो, एक कैविटी दिख रही है, इसको ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, ये ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी, समझ रहे हो। इस ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड आके फंस जाता है और वॉल एंड सॉकेट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, जो 360 एंगल पर घूम जाता है, समझ रहे हो। ह्यूमरल हेड इसी में फंसता है, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, ठीक है। तो स्कैपुला में कैविटी होती है, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी है, ठीक है। ये क्या बनाती है, ध्यान रखना है, इसमें हेड ऑफ ह्यूमरस, ये मिलकर के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएंगे, इसको शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं, इसको शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं। तो दो तीन चीजें क्लियर हो गई कि पेक्टोरल गिडिल, हाफ की बात कर रहा हूं, हाफ ऑफ पेक्टोरल, इसमें क्लैविकल भी होती है, इसमें स्कैपुला भी होती है, ठीक है। यानी क्लैविकल कितने होते हैं, दो, स्कैपुला कितने होते हैं, दो, टोटल 4 बोन होते हैं, ठीक है। तो क्लैविकल और स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस मिलकर के शोल्डर बनाते हैं, कोरेकॉइड प्रोसेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। इसमें कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी, जिसमें ह्यूमरस का हेड फिक्स होकर के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहां से, आपसे कुछ भी नहीं बच रहा। एनसीईआरटी पूरी कवर कर दी है मैंने, डायग्राम समझ में आ रहा है, कितने को कवर करती है ये ध्यान रखना, ठीक है। बस अब आ जाओ पेल्विक गिडल। अगर पेल्विक गिडल की बात करते हैं, पेल्विक गिडल की बात करते हैं बेटा, तो पेल्विक गिडल में हाफ ऑफ पेल्विक को हम कॉक्सल बोन बोलते हैं, ठीक है, कॉक्सल बोन, हाफ ऑफ पेल्विक को हम क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन। हाफ ऑफ पेल्विक, कॉक्सल, हाफ ऑफ पेल्विक को हम क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक आता है। ऑफ हाफ ऑफ पेल्विक में कितने पार्ट होते हैं, समझना मेरी बात। कूले की हड्डी, हाफ ऑफ पेल्विक को हम क्या बोल रहे हैं, कॉक्सल। इसमें टोटल कितने बोन होते हैं, हाफ ऑफ पेल्विक के अंदर 3 बोन होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे लार्जेस्ट दिख रही है आपको, इलियम,
फिर नीचे दिख रही है आपको प्यूबिस, पैलेशियम लिख देता हूं मैं। फिर आपको दिख रही है प्यूबिस, प्यूबिस। इन तीन के मिलने से हाफ ऑफ पेल्विक कॉक्सल बनता है। ऐसे दो कॉक्सल आपस में जुड़ जाते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस से। यहां होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, एक कार्टिलेज होती है, उससे जुड़ जाते हैं और आपका पूरा का पूरा गिडिल बनता है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, यहां एक कैविटी होती है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। क्या होती है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, इस कैविटी का फॉर्मेशन कितने बोन के मिलने से होता है? प्यूबिस और इस्चियम। ठीक है, प्यूबिस और इस्चियम मिलके बनाते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये क्वेश्चन आता है। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन किस किस के मिलने से बनता है? इस्चियम और प्यूबिस, इनके मिलने से ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बनता है। ये क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि यहां पर, जैसे मैंने बताया था वहां ग्लिनोइड कैविटी थी ना, ऐसी यहां पर एसिटाबुलम होती है। ये कैविटी दिख रही है, इसको एसिटाबुलम बोलते हैं। एसिटाबुलम ये कैविटी है, होल है, जिसके अंदर आपकी थाई बोन, समझ रहे हो, फीमर का हेड आकर के फंस के वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें तो तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, यानी इन तीनों के मिलने से, तीनों मिलकर के एसिटाबुलम बनाते हैं। एसिटाबुलम, तो एसिटाबुलम का फॉर्मेशन, ये एसिटाबुलम है। एसिटाबुलम का फॉर्मेशन तीनों ही बोन के मिलने से बनता है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, जिसमें किसका हेड फंसेगा आकर के? फीमर। इसमें फीमर विद फीमर कौन सा जॉइंट बनाएगा? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फीमर के साथ मिलकर के वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा। दिखा देते हैं डायग्राम के अंदर, देखो ये आ गई फीमर। फीमर के साथ, फीमर किसमें किसमें एंटर कर रहे हैं? एसिटाबुलम। एसिटाबुलम में फंस करके वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा। यहां ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस फंस के वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जितने बन सकते थे मैंने सारे बता दिए। एनसीईआरटी बियॉन्ड भी थोड़ी सी बात कर ली है। तो एक तो क्वेश्चन बनता है एसिटाबुलम पर, एक बनता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पर। ठीक है, किसके मिलने से क्या बनता है? हाफ ऑफ पेल्विक को क्या बोलते हैं? ये कंप्लीट हो जाता है, ये पूरा का पूरा गिडल। अब लास्ट आता है जॉइंट्स, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, ठीक है, थोड़ा सा टाइम अप निकल गया, कोई नहीं। ठीक है, अगर जॉइंट्स की बात करते हैं, जॉइंट्स में समझो, या कभी आपने गेम खेला सीशॉ? सीशॉ अप एंड डाउन होता है, सीशॉ, एक नीचे एक ऊपर। तो जॉइंट भी ऐसे ही हैं। ठीक है, जैसे हाथ में अगर मैं डंबल ले लूं तो हाथ को बेंड करूं, फिर छोड़ दिया, फिर बेंड किया, फिर छोड़ दिया, ये सीशॉ हो गया। अगर डंबल में वजन ज्यादा तो हाथ नीचे आएगा, ये मसल्स है, ये एफर्ट लगा रहे हैं, फिर डंबल नीचे जाएगा, फिर एफर्ट लगा रहा हूं मैं, तो ये सीशो ही है। तो सारे जॉइंट सीशो की तरह होते हैं। ठीक है, यानी जॉइंट्स जो होते हैं उसको हम फलक्रम बोलते हैं। जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? फलक्रम। एनसीईआरटी बोल रही है जॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? फलक्रम। फलक्रम, फलक्रम कौन है? जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? फलक्रम। ठीक है, जिसमें ध्यान रखना है, ये एक प्लेट है, पूरी बॉडी है। इस बॉडी में यहां मान लो आप रेजिस्टेंस पावर आपने लगा दी, ये रेजिस्टेंस रख दिया, वजन रख दिया, वेट। वेट रखते ही क्या होगा? ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा 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 हो गया। पर आप नहीं चाहते ये ऐसा हो, आप क्या करोगे? इसको वापस मेंटेन करोगे पोस्चर को। तो आपको क्या करना होगा? इफर्ट लगाना होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इफर्ट, इफर्ट लगाओगे तो मेंटेन हो जाएगा। जैसे वजन है, ये मेरा पोस्चर बिगड़ गया, पर मैं नहीं चाहता मेरा पोस्चर बिगड़े, तो मैं एफर्ट लगाऊंगा बाइसेप्स मसल्स का। तो बाइसेप्स मसल्स का एफर्ट लगाऊंगा तो मैं अपने हाथ को ऊपर उठा पाऊंगा। आप समझ रहे हो? तो जॉइंट फलक्रम है, बॉडी हमारा ये प्लेट है पूरी की पूरी, जिसमें समझ रहे हो ये वेट है। जैसे मानो मैं उठ रहा हूं, ऊपर उठ रहा हूं, पंजों के ऊपर उठ रहा हूं, तो पंजों के जॉइंट्स है ना, वो फलक्रम हो गया। मेरी वजन नीचे आ रही है, बॉडी वेट रेजिस्टेंस नीचे डाल रहा हूं, और मैं एफर्ट मसल से कहां लगा रहा हूं? काफ मसल से ऊपर, फिर बॉडी नीचे जा रही है ऊपर, तो अपनी बॉडी को मेंटेन कर पा रहा हूं। ठीक है, फलक्रम जॉइंट के ऊपर। फलक्रम क्या है? जॉइंट, जॉइंट। ठीक है, द मूवेबल एट joint are very depend on the different factors. Joint have been
क्लासिफाइड इनटू, हाँ थ्री बताने वाला हूँ, थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। तो फल्क्रम जॉइंट्स होते हैं जिस पर बॉडी आपकी मूव कर रही है। रेजिस्टेंस मतलब वेट, रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया, वेट वजन हो गया, ठीक है। एफर्ट मतलब मसल्स की बात कर रहे हैं, मसल्स, मसल्स। आप मसल्स की हेल्प से एफर्ट लगा रहे हो, वजन डाल रहे हो, तो इसमें झूल रहा है, पूरी बॉडी मूव कर रही है फल्क्रम के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस, फल्क्रम पे क्वेश्चन आता है, फल्क्रम मतलब जॉइंट, ओके, यही है जॉइंट। अब जॉइंट थ्री टाइप में डिवाइड कर सकते हो जॉइंट को। एक होते हैं इमूवेबल जॉइंट, एक होते हैं सेमी मूवेबल जॉइंट, आप समझ रहे हो। एक होते हैं इमूवेबल जॉइंट, एक होते हैं सेमी मूवेबल जॉइंट, एक होते हैं हाईली मूवेबल जॉइंट, एक साथ मैंने लिख दिया है। तो जो इमूवेबल जॉइंट होते हैं ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, बिल्कुल कोलिजन फाइबर भर जाता है। जैसे मैंने ध्यान हो आपको, मैंने स्कल का जॉइंट दिखाया था, स्कल के अंदर, स्कल के बीच में दरारें होती हैं, ग्रुप्स, उनमें कोलिजन फाइबर का डिपोजिशन हो जाता है। कोलिजन फाइबर का डिपोजिशन कहां होता है, स्कल के ग्रुप्स के अंदर हो जाता है, क्लियर है बिल्कुल। और इमूवेबल, मूवमेंट नहीं होते स्कल के प्लेट्स में, कोई मूवमेंट होते हैं, नो, नो मूवमेंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलिजन फाइबर। इसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं या इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। या टीथ है, टीथ फंसे हुए हैं जॉकेट के अंदर, सॉकेट के अंदर, ठीक है, वहां कोलिजन फाइबर है, याद हो सीमेंटम कोलिजन फाइबर बताया था मैंने। इमूवेबल जॉइंट है तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है स्कल का, ठीक है, सुचर्स, ठीक है, सुचर्स ऑफ स्कल, बेहतरीन एग्जांपल है, इस पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एग्जांपल पर आता है। इमूवेबल जॉइंट, सेमी मूवेबल में दो याद रखो, एक तो आप याद रखो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, समझ रहे हो, ये कार्टिलेज की वजह से बनते हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड कार्टिलेजनस जॉइंट। सेमी मूवेबल को हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेजनस जॉइंट, क्योंकि कार्टिलेज होते हैं बीच में। सेमी मूवेबल कार्टिलेजनस जॉइंट, ठीक है। एक तो आप याद रखो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम। एक याद रखो आप ये रिब्स और स्टर्नम के बीच में हाइलिन कार्टिलेज थी ना, ठीक है, तो रिब्स और स्टर्नम के बीच में हाइलिन कार्टिलेज। और एक प्यूबिक सिम्फाइसिस, कूल्हे की हड्डी, दोनों कॉक्सल बोन जहां जुड़ती हैं बीच में कार्टिलेज होती है, फाइब्रस कार्टिलेज, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये भी सेमी मूवेबल जॉइंट है। तो तीनों सेमी मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। इनको कार्टिलेजनस जॉइंट बोलते हैं क्योंकि ये कार्टिलेज की वजह से बनते हैं, ठीक है। एक होते हैं मूवेबल जॉइंट, इनको हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं क्योंकि इन जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। अब इनको कैसे याद रखोगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो 100% 360 पर रोटेट कर रहा है, तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, समझ रहे हो ना मेरी बात, अभी बताया था मैंने। यहां ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के बीच में शोल्डर जॉइंट, ऐसे ही एसिटाबुलम और फीमर के बीच में हिप जॉइंट, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। दो ही एग्जांपल हैं, आपको याद रहेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, याद आया, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, कॉन्डाइल, एक तो स्कल और एटलस के बीच में कॉन्डाइलॉइड जॉइंट होता है, स्कल और एटलस के बीच में। इसके अलावा ध्यान रखो, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, ये आपकी उंगली पीछे चली गई, पीछे जा रही है, यहां से पीछे, ये कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है। तो बिटवीन एटलस एंड एक्सिस एंड मेटाकार्पल और फेलेंजीज के बीच में, ये मेटाकार्पल्स हो गए, ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये फेलेंजीज। तो मेटाकार्पल और फेलेंजीज के बीच में नहीं, ये ऐसे मारते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये कौन से जॉइंट हो गए, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आपको याद रखना है हिंज, हिंज मतलब कब्जा। आप ऐसे तो बेंड कर रहे हो पर ऐसे लगती लॉक लग गया, ऐसे बेंड कर रहे हो पर ऐसे जाती लॉक लग गया, इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। एंकल, नी, एंकल, एंकल, एंकल में भी हिंज जॉइंट होता है, नी जॉइंट तो हिंज जॉइंट है ही, एल्बो जॉइंट भी हिंज जॉइंट है, तीन याद रखो, एंकल, नी, एल्बो। और अगर आप याद रख सकते हो तो बिटवीन फेलेंजीज, ये वाला, ये बिटवीन फेलेंजीज, फेलेंजीज के बीच में ये हिंज जॉइंट है, बिटवीन फेलेंजीज ये हिंज जॉइंट है, ठीक है। अब आता शैडल, शैडल जॉइंट में क्वेश्चन आता है, शैडल एक ही जॉइंट होता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये यहां पर समझने की कोशिश करना, ये यहां पर। तो ये क्या है, कार्पल, कार्पल, और ये मेटाकार्पल ऑफ थंब, थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में ये गड्ढा दिख रहा है ना, ये यहां पर हिंज जॉइंट है, समझना, यहां पर हिंज जॉइंट है, ठीक है, ये यहां पर, ठीक है। तो हिंज जॉइंट कहां होता है, हिंज जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड कार्पल्स ऑफ थंब, ओनली थंब के अंदर, ठीक है। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब स्लाइड कर रहे हैं, रिस्ट जॉइंट भी ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं, एंकल जॉइंट भी ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं,
ठीक है। और एक एडिशनल मैंने बताया था बियॉन्ड एनसीईआरटी प्री एंड पोस्ट जैगैपोफाइसिस वर्टिकल कॉलम के अंदर, दो याद रख लो सफिशिएंट है। पाइवोट जॉइंट जो कुली पर घूम रहा है, पाइवोट जॉइंट कुली पर घूम रहा है, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट होता है, और रेडियस और अल्ना के बीच में भी पाइवोट जॉइंट होता है। ध्यान हो, ये तो रेडियस है, ये ऊपर अल्ना, ये ऊपर रेडियस है, नीचे अल्ना है, नीचे वाली अल्ना है। अब देखो रोटेट करो तो रेडियस अल्लाह के ऊपर घूम रही है, एक्चुअल में रेडियस अल्लाह के ऊपर घूम रही है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर भी इस तरीके से कुली में घूम रही है, तो पाइवोट जॉइंट है। तो रेडियस और अल्लाह के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में। अब मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, 2 मिनट में याद करना। इमूवेबल जॉइंट एक याद रखो, सुचर्स, ठीक है। कहां होते हैं? स्कल के अंदर, टीथ में भी होते हैं, ठीक है। सेमी मूवेबल कार्टिलेज की वजह से बनते हैं, सो इट इज कॉल्ड कार्टिलेजनस जॉइंट। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस और रिब्स और स्टर्नम के बीच में सेमी मूवेबल, ठीक है। मूवेबल मतलब साइनोबियल। तो सबसे पहला वॉल एंड सॉकेट याद रखो, शोल्डर और हिप जॉइंट साइनोबियल के अंदर, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कॉन्डाइल, कॉन्डाइल एटलस और एक्सिस के बीच में कॉन्डाइल, ठीक है। मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में कॉन्डाइल, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, दो याद रख लो, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है कॉन्डाइल की बात आएगा? हिंज, हिंज मतलब कब्जा। तो एल्बो, नी और एंकल, 3 हिंज जॉइंट हो गए, एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में लॉक लग रहा है। शैडल एक ही जॉइंट है, शैडल का एक ही एग्जांपल है थंब, मेटाकार्पल और कार्पल ऑफ थंब। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग रिस्ट और एंकल ग्लाइडिंग है, प्री एंड पोस्ट जैकोपोफाइसिस भी ग्लाइडिंग है। पाइवोट कुली में जो घूम रहा है, पाइवोट एटलस और एक्सिस के बीच में तो पाइवोट है ही, पर साथ में रेडियस और अल्ना के बीच में भी पाइवोट होता है। हो गए याद? क्या बचा? समझे? समझे या नहीं समझे? ठीक है, ऐसे याद रखो, मैं ऐसे बताता हूं। यहां पर सुचर्स आ गए, ये भी कौन, ये देखो जो लोअर जो फंसा होता है ना, ये कॉन्डाइलॉइड है, ये आप एमबीबीएस में पढ़ोगे कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, ठीक है। अब समझना मेरी बात, ये जॉइंट ये भी कौन सा कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, ये पाइवोट जॉइंट। फिर अब मैं बैक मुड़ रहा हूं, ये कौन सा आ गया? ग्लाइडिंग जॉइंट और कार्टिलेजनस जॉइंट। समझना मेरी बात, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब यहां पर आ जाओ। अच्छा, अब ये कौन सा जॉइंट हो गया? सेमी मूवेबल कार्टिलेजनस जॉइंट, सेमी मूवेबल। नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस सेमी मूवेबल कार्टिलेजनस जॉइंट, क्लियर बिल्कुल। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क सेमी मूवेबल कार्टिलेजनस जॉइंट। अब आ जाओ लिम्स पर, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ये हिंज जॉइंट हो गया। यहां पर पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, शैडल जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, हिंज जॉइंट, खत्म। सेम नीचे लोअर में, हिप के अंदर सेम नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो जॉइंट वाला पार्ट तो मुझे लगता है याद हो गया होगा पूरा ही। डिसऑर्डर तो ज्यादा नहीं है, डिसऑर्डर 3 मैंने वहां करा दिया था। ऑर्थोराइटिस, ऑर्थो मतलब होता है जॉइंट, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर किसी भी इंसान के जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं ऑर्थोराइटिस, ऑर्थोराइटिस इन्फ्लामेशन इन जॉइंट। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरोसिस मतलब कमजोर हो जाना, होल बन जाने, ठीक है। तो फीमेल में अक्सर कर ऑस्टियोपोरोसिस लेट एज में देखने को मिल जाता है। क्यों सर? क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है, और एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही डाउन होता है ऑस्टियोक्लास्ट, बोन को खाने वाले सेल हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि उनको सप्रेस करने का काम करता है यही एस्ट्रोजन। तो जैसे ही मेनोपॉज के बाद की स्टेज आती है और जो फीमेल केयर नहीं करते, अपनी कैल्शियम प्रॉपर नहीं लेते, मिल्क प्रॉपर नहीं लेते, ठीक है, तो वहां पर ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है ड्यू टू मेनोपॉज, और ऑस्टियोक्लास्ट हाइपर हो जाते हैं तो बोन की वीकनेस बढ़ जाती है, फ्रैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, गाउट मैंने बताया था, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, गाउटी अर्थोराइटिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, याद आ गया होगा, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, ठीक है, इसको गाउटी अर्थोराइटिस बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट? क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? 10 पेयर होते हैं? नहीं, 12 पेयर होते हैं, इनकरेक्ट हो गया। फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर होते हैं, फ्लोटिंग 2 पेयर सही है। कॉलर बोन 3 पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं, रॉन्ग। सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 2 पेयर, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, 1 पेयर लिख रखा है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ टू मूवमेंट? कौन सा जॉइंट मूवमेंट अलाउ करता है? अलाउ नो मूवमेंट। भाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है,
कार्टिलेजिनस जॉइंट भी सेमी मूवेबल है, साइनोवियल जॉइंट तो होते ही सारे मूवेबल, फाइब्रस जॉइंट के अंदर मूवमेंट नहीं होते, सेकंड आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जरा आप बताओ कौन नहीं होगा? लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ एरेथ्रोसाइट्स, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। भाई लोकोमोशन में तो हेल्प करते हैं एरेथ्रोसाइट, रेड बोन मैरो में ही तो एरेथ्रोसाइट बनते हैं, ठीक है, एरेथ्रोपोइसिस। हाँ, जरूरत पड़ने पर इन्हीं बोन से तो मोबिलाइजेशन से कैल्शियम मिलता है। हाँ, हीट के प्रोडक्शन में बोन का रोल नहीं है, उसमें लिवर का रोल होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लिनोइड कैविटी किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? कौन सी बोन थी? ह्यूमरस के साथ, ठीक है, ह्यूमरस विद स्कैपुला। हाँ, क्लेविकल ना स्कैपुला, क्लेविकल स्कैपुला, नो, ह्यूमरस विद स्कैपुला, इसके बीच में आपकी ग्लिनोइड कैविटी बनती है, अभी जस्ट बता के चुके हैं। द करेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमंस इज, नीट का क्वेश्चन है, फ्लूइड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड कुशन, स्कल बोन, गलत हो गया एग्जाम्पल, फर्स्ट तो गलत ही है। फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, टू बोन्स थे, ठीक है, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, मूवेबल है, यही होगा। आगे देख लेते हैं, लिम्फ फिल्ड बिटवीन टू बोन्स, टू बोन्स के बीच में लिम्फ नहीं होगा। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट, जॉइंट, नो, सेकंड होगा इसका, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन, लोकोमोशन के बारे में करेक्ट पूछा है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स कॉज देयर इन्फ्लामेशन, ठीक है। द वर्टिकल कॉलम हैज 10 thoracic vertebrae, गलत। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इज फाइब्रस जॉइंट, नो, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन नहीं एस्ट्रोजन, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ पाइवोट जॉइंट दे रखा है, एल्बो नी एंकल पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल है। अच्छा, एक्स पेयर, ये नीट 17 क्वेश्चन है, वाई पेयर, ठीक है। द एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन, ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स, सेलेक्ट द ऑप्शन। एक्स पेयर का मतलब है टोटल रिब्स की बात चल रही है, वाई पेयर का मतलब है ट्रू रिब्स की बात चल रही है। टोटल रिब्स 12 होते हैं क्या? नहीं, टोटल रिब्स 24 होते हैं, तो 24 इसमें दे रखा है, 24 इसमें दे रखा है। तो एक्स पेयर्स, अच्छा पेयर्स की बात चल रही है, पेयर का मतलब है 12 पेयर, 12 की बात चल रही है। अगर पेयर नहीं लगाता ना, यहाँ पर बहुत बहुत बच्चे गलत करके आए थे, पेयर्स लगा हुआ है, तो 12 पेयर, 12 पेयर, 12 पेयर, दो को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ह्यूमन ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू, वाई पेयर्स का मतलब 7 ट्रू होंगे, तो 7 ट्रू कहां पर नजर आ रहे हैं? यहां पर, यहां नजर नहीं आ रहे, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डोर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम, एब्सोल्युटली राइट। The pivot joint between atlas and axis is the types of pivot joint, synovial joint. Select the correct matching. Cartilaginous joint between frontal and parietal. ना, अच्छा मैचिंग कर लेते हैं, शायद ऑप्शन इसमें नहीं आए पूरे ऑप्शन। ये करेक्ट मैच, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, ठीक है, करेक्ट तो नहीं है, बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं होता, फाइब्रस होता है। पाइवोट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ नहीं होगा पाइवोट, गलत। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल, नहीं, वॉलेंस सॉकेट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पस, एब्सोल्युटली राइट। ADPase enzyme needed for muscles contraction is located on actin filament पर या myosin filament पर, तो myosin पर लगाओ, myosin में भी मीरोमायोसिन है नहीं, myosin, इट्स ओके। आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड A B C इन गिविंग डायग्राम। ए तो ट्रोपोनिन हो गए, ट्रोपोनिन के तीनों यूनिट हो गए, ट्रोपोनिन दे रखा है इसमें, तो बी हो गया ट्रोपोमायोसिन, सी हो गया एफ एक्टिन, डी ऑप्शन आ जाएगा। मुझसे पहले करो, मुझसे पहले लगाया करो हमेशा।
ऑल द मसल्स हैव फॉलोइंग स्पेशल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी? एक्साइटेबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, पर ऑटोरिदमिसिटी नहीं होती स्केलेटल मसल्स की, ये कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी होती है। मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन, कहां होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट, जरा बताओ? प्रेजेंट ऑन मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन से बाइंड करने वाली साइट, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, मायोसिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन या ट्रोपोनिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन के ऊपर होगी ए, ठीक है। ईच fasciculus of skeletal muscles fiber is surrounded by fasciculus, each fasciculus, एपीमाइसियम पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम कल बताया था, मसल्स की कवरिंग एपीमाइसियम, फैसिकुलस की कवरिंग पेरीमाइसियम, और मसल फाइबर की कवरिंग एंडोमाइसियम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, कॉन्ट्रैक्शन करने वाली, सार्कोमियर, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोमियर। एनाटॉमिकल यूनिट पूछेगा तो मसल फाइबर, एनाटॉमिकल यूनिट मसल फाइबर। ओके बेटा, तो मैं मान के चल रहा हूं स्केलेटल सिस्टम याद ही हो गया होगा, ठीक है। कोशिश मैंने पढ़ाने की नहीं किया, याद कराने की थी, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2023, ठीक है। और गॉड ब्लेस यू, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर, साथ साथ में आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपके साथ रहना चाहिए, ठीक है। और एकदम मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, अपने टारगेट पर फोकस करो, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।